जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके मॉक टेस्ट की सीरीज में एक और मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हूं। मॉक टेस्ट संख्या 3 है ये आज के लिए, और 50 क्वेश्चन जीके के बहुत अच्छे रोचक लेके आया हूं, ताकि आने वाले सभी एग्जाम में आपको इनसे फ़ायदा हो। तो बिना देर के में शुरू करते हैं जीके का एक और मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक संधि की विशेषता नहीं है? दोस्तों, सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस ये क्या थी? तो इसमें क्या है कि जो अंग्रेज लोग थे वो देसी रियासतों के साथ में एक समझौता करते थे। उसमें क्या होता था कि अंग्रेज अपनी सेना रियासत को देते थे और जिनका जो खर्च थी वो रियासत उठाती थी। देख लें इसमें कथन के अनुसार, देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था, ये सही है। देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये भी सही है। देसी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, नहीं, देसी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन नहीं होती थी। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा, कौन सी विशेषता नहीं थी? ऑप्शन सी, ये विशेषता इसकी नहीं है। दोस्तों, हम बात करें सहायक संधि की, तो सहायक संधि सन 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा शुरू की गई थी। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, और सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद रियासत ने मंजूरी दी थी। हैदराबाद रियासत ने जो वेलेजली की सहायक संधि थी इसको अपनाया था। आप याद रखिएगा, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। चलिए क्वेश्चन संख्या 2, क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? तो वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट है इसके तहत ऑप्शन बी, भारत मिहिर जो समाचार पत्र था इस पर कार्रवाई की गई। दोस्तों, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया। इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड लिटन। लिटन के द्वारा ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया। और इसमें क्या था कि यदि आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई गलत बातें छापोगे तो वो अखबार जो है उन पे देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया जाता था। और ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है ये कौन से प्रेस मॉडल पर आधारित था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आयरिश प्रेस अधिनियम मॉडल पर आधारित था। आप याद रखिएगा, जो मॉडल आयरलैंड में फॉलो होता था प्रेस अधिनियम के लिए, वही मॉडल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट में सन 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने शुरू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सही जवाब होगा इंडिपेंडेंस का मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र शुरू किया था। दोस्तों, मोतीलाल नेहरू ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं, और इन्होंने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की थी? प्रयागराज में की थी। प्रयागराज। और एक्चुअली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक नाम लिखा गया है चित्तरंजन दास। दोस्तों, चित्तरंजन दास को भारत में देश बंधु की संज्ञा दी गई है। देश बंधु चित्तरंजन दास, ये आप याद रखिएगा। और इन्होंने ही मोतीलाल नेहरू के साथ में स्वराज पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो बाल हत्या प्रथा जो थी किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? दोस्तों, भारत में 3 प्रेसिडेंसी मुख्य थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन प्रेसिडेंसियों में से कौन सी प्रेसिडेंसी थी जिसमें बाल हत्या सबसे ज़्यादा होती थी? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में बाल हत्या जो थी वो सबसे ज़्यादा होती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, रेशमी रुमाल षड्यंत्र से कौन संबंधित है? दोस्तों, रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो था ये 1916 में शुरू किया गया, और इसमें जो सिंध का व्यक्ति था मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, इसने इस षड्यंत्र का नेतृत्व किया था। ये षड्यंत्र क्या था? दुनिया भर के मुस्लिम लोगों को अंग्रेजों की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ एकजुट करना, यही था रेशमी रुमाल षड्यंत्र। और ये सिंध में चलाया गया था। किसने चलाया था? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी ने चलाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? क्वेश्चन संख्या 6,
असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव जो आया था ये नागपुर अधिवेशन में आया था। नागपुर अधिवेशन दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र में है और नागपुर के बारे में याद रखें कि भारत का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, नागपुर में है। अच्छा, हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। 1 अगस्त 1920 को। एक चीज़ मैं बता दूं, जिस दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया उस दिन जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनकी मृत्यु भी हुई थी। तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के शुरू करने के दिन हुई थी। और असहयोग आंदोलन कब पोस्टपोन किया गया था? तो 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन क्या कर दिया गया, रोक दिया गया था। 12 फरवरी 1922 को। क्यों रोका गया? क्योंकि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड, और जिससे ये आंदोलन था वो हिंसक हो गया। और इसको देखते हुए गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था वो क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन संख्या 7 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है इसके विषय में जो कथन है वो छांटने हैं। यह एक बंद तंत्र होता है। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है, बंद तंत्र नहीं है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। उसके बाद में यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, ये भी सही है। तो पारिस्थितिक तंत्र के विषय में आप याद रखिएगा, यह बंद तंत्र नहीं होता। बंद तंत्र होता है, सही नहीं है, ये खुला होता है। ठीक है, चलिए 7 का सही जवाब ऑप्शन ए, यह बंद तंत्र होता है, यही सही नहीं है। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बात करें दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक मुख्य होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। एक पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक भी। जैविक वे घटक हैं जिनमें जीवन होता है, और अजैविक वो हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जिनमें जीवन नहीं होता। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक शब्द है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये किसके द्वारा दिया गया था? तो शब्द इकोसिस्टम एजी टेंसले ने दिया था। एजी टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द दिया गया था। और पारिस्थितिक तंत्र में 2 कंजर्वेशन होते हैं आपके, एक इन सिटू और एक एक्स सिटू। एक होता है इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। हम बात करें इन सिटू की, तो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना क्या कहलाता है? इन सिटू कहलाता है। और जबकि एक्स सिटू की बात करें तो कृत्रिम हैबिटेट में उनको रखना एक्स सिटू कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 8 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? भारत में जो जैविक हॉटस्पॉट है इनमें से कौन सा है? तो आप इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट जो है भारत का एक जैविक हॉटस्पॉट है। दोस्तों, भारत में जैविक हॉटस्पॉट 4 है, जिनमें सुंदरबन भी है। दूसरा, पूर्वी हिमालय भी जैविक घाट में आते हैं, और भारत बर्मा वाला क्षेत्र भी जैविक घाट में आता है, जैविक हॉटस्पॉट में आता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि ये जो जैविक हॉटस्पॉट है इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो एक ब्रिटेन के पर्यावरण शास्त्री थे जिनका नाम था नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर के द्वारा जैविक हॉटस्पॉट की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 9 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये जो होती है, ये होती है आपकी जल चक्र में। ऑप्शन बी, जल चक्र, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, सूर्य के बारे में बात करें तो सौर विकिरण जो है वो धरती पर 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाती है। 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश धरती पर आ जाता है। क्वेश्चन संख्या 10, इसमें क्या 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 कहा गया? गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ पर दी थी? मतलब बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया गया कहाँ पर? तो वैशाली में दिया गया था। वैशाली में बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी गई। क्वेश्चन संख्या 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, बुद्ध के प्राचीन जन्मों की कहानी कौन से ग्रंथ में लिखी गई है? जातक कथाओं में लिखी गई हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो गौतम बुद्ध है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई थी। और कहाँ पर?
बोध गया में निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी को फाल्गु भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का भविष्य का अवतार क्या होगा? तो फ्यूचर बुद्ध किन्हें कहा गया? मैत्रेय को फ्यूचर बुद्ध कहा गया है। मैत्रेय को फ्यूचर बुद्ध कहा गया, ये आप याद रखिएगा, बहुत आता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 की ओर चलते हैं। 11 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मतलब ताप सबसे ज़्यादा घटेगा बढ़ेगा, दैनिक ताप में अंतर होता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो होता है वो दैनिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्यों पाया जाता है? क्योंकि रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, इसलिए दैनिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, लद्दाख ये भारत का यूनियन टेरिटरी है और इसे दर्रों की भूमि कहा जाता है। अंडमान निकोबार ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा, ये आप याद रखना, जो आंध्र प्रदेश में आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12, क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहता है? उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है, इसमें क्या चीज़ होती है? दोस्तों उपसौर की घटना एक ऐसी घटना है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकटतम होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकटतम होगी तो इसे बोलेंगे उपसौर, पेरीहिलियन। और ये स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी को बनती है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी। इस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस अवधि में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 147 मिलियन किलोमीटर हो जाती है, 147 मिलियन किलोमीटर। अगला, कौन सी भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है अभी भूकंप, तो आप याद रखिएगा सबसे विनाशकारी जो भूकंप तरंगें हैं वो होती हैं आपकी एल तरंगें, ये बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। दोस्तों भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी होता है, सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन। एक चीज़ मैं बता दूं, भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर पैमाने से मापते हैं, रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं दी गई हैं देशों के बीच में, इनमें बताना कि कौन सी सही सुमेलित है। दोस्तों रेडक्लिफ रेखा भारत और चीन नहीं, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ से। दूसरा है आपका डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान। देखो दोस्तों डूरंड रेखा भारत पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। मैगीनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ये बिल्कुल सही है। मैगीनोट रेखा फ्रांस की और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम, ये भी गलत है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैगीनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जर्मनी की जो संसद है इसे बुंडसटैग कहा जाता है, जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस को जन्नत कहा गया है, दुनिया की जन्नत पेरिस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सबसे लंबी है? तो कौन सी श्रृंखला सबसे लंबी होती है दुनिया में? जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो है एंडीज, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। दोस्तों हम बात करें आल्प्स की, तो आल्प्स पर्वत जो है ये यूरोप में मिलेंगे आपको, और हिमालय जो है ये एशिया में फैले हुए हैं, और हिमालय जो है वो बलित संरचना वाला पर्वत है, और हिमालय की उत्पत्ति टैथिस सागर से मानी जाती है, टैथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है यही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, और एवरेस्ट जो है ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई मानी गई वो 8,848.86 मीटर मानी गई है। दोस्तों एवरेस्ट के बारे में एक चीज़ याद रखें कि एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई की गई थी 1953 में, तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलैरी के द्वारा ये चढ़ाई की गई थी। हिमालय नवीन बलित संरचना वाला पर्वत है, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री से। वह कौन सा अधिनियम था जब केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो क्वेश्चन संख्या 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। दोस्तों ये जो बजट शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है थैला।
दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, बजट जैसी शब्दावली हमारे संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है, मतलब बजट शब्द नहीं दिया गया। फिर इसकी जगह क्या है, तो बजट शब्द की जगह 112 में लिखा गया एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को चर्चित भाषा में नाम क्या दिया जाता है, इसे बजट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बजट भारत की जो राजकोषीय नीति है उसका हिस्सा होता है और भारत में बजट वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया जाता है। राजकोषीय नीति का हिस्सा है बजट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? संविधान सभा 1946 में एक जो कैबिनेट मिशन प्लान आया उसके आधार पर ये बना। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दूसरा, क्रिप्स मिशन, ये 1942 में आया और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। दोस्तों क्रिप्स मिशन जो था इसमें 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और ए बी अलेक्जेंडर थे। ली कमीशन ये 1923 में आया और इस कमीशन की सिफारिश पर भारत में यूपीएससी की स्थापना की गई है। संघ लोक सेवा आयोग ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में बना था। क्वेश्चन संख्या 18, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों अंतरिम सरकार जो भारत में बनी इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड बेवेल और उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसकी घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा है तो क्या संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? सही कथन छांटना है इसमें, तो बिल्कुल बना सकती है, ये तो सही जवाब है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी ये जो कानून है प्रभावी रहेगा। तो 19 का ये भी जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और दोनों सही हैं। दोस्तों राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा गया है, राज्य आपातकाल। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक तो अनुच्छेद 352 में लिखा गया, एक अनुच्छेद 356 में लिखा गया है और एक अनुच्छेद 360 में लिखा गया है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और अनुच्छेद 356 ये प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, राज्य आपातकाल। दूसरा अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल की बात करता है, वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल जैसे प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन संख्या 20 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन संख्या 20 में? क्वेश्चन संख्या 20, अनुच्छेद 54 में क्या लिखा गया है? दोस्तों अनुच्छेद 53 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या होगी। राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके बारे में बात की गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख है अनुच्छेद 54 में। दोस्तों राष्ट्रपति जो है हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है और भारत में जो राष्ट्रपति है वर्तमान में कौन है? 15वीं राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू और ये भारत के इतिहास में पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। इनका जन्म मयूरभंज जिले में हुआ था, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक गलत कथन है? आपको गलत कथन को टिक करना है इन कथनों में से। क्या कहते हैं ये कथन? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये सही कथन है बिल्कुल। जो राज्य का लोक सेवा आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल के लिए सदस्य के कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है, वो दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता। दूसरा है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। तो 21 का जवाब होगा गलत, पेंशन भी राज्य सरकार देगी। ठीक है दोस्तों। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों
व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है बिल्कुल, ये सही कथन है। तो गलत कथन कौन सा हो गया फिर आपका? ऑप्शन सी गलत कथन हो गया। ये भी आपका गलत कथन है, आपका ऑप्शन सी। ये जो है आपके लिखा गया कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे, उनकी पेंशन भी राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 22, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं, और हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। दोस्तों, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। चलो अभी देखते हैं आगे। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश से तय होता है। जो हमारा वित्त आयोग है, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से गलत कथनों पर विचार करने हैं। तो इसके जो गलत कथन है वो है 1 और 3। 1 और 3। अच्छा, इसमें 1 + 4, एक मुखिया होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये गलत है। हो सकती है, और राष्ट्रपति के आदेश से ही इनका कार्यकाल तय किया जाता है। और वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 साल। तो इसके सही जवाब है 1 और 3 गलत है। एक ये गलत है और आपका एक ये गलत है। दोस्तों, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भारत का जो पहला वित्त आयोग था वो 22 नवंबर 1951 को बना। 22 नवंबर 1951, और इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में बना, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। दोस्तों, वित्त आयोग का मुख्य काम है टैक्स का बंटवारा करना। राज्य और केंद्र के बीच टैक्स को लेकर जो बंटवारा करने वाली संस्था है वो है वित्त आयोग। और वित्त आयोग के बारे में एक चीज़ याद रखें, वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में। वित्त आयोग नई दिल्ली। क्वेश्चन संख्या 23 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है इसका मात्रात्मक उपकरण है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन संख्या 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। वैधानिक तरलता अनुपात ये भी होता है। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, इसको आप नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। और खुले बाजार की क्रियाएं, यही आरबीआई की मात्रात्मक उपकरण है मौद्रिक नीति के। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, हम बात करें आरबीआई की मौद्रिक नीति की, तो आरबीआई की मौद्रिक नीति आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 2016 में पहली बार ये मौद्रिक नीति समिति बनाई गई। और मौद्रिक नीति समिति में जो अध्यक्ष है हमेशा आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई का गवर्नर होता है। एक्चुअली मैं आपको और बता दूं, मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्य आरबीआई से आते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार की ओर से। और मौद्रिक नीति समिति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। आरबीआई मौद्रिक नीति क्यों जारी करता है? कीमतों में स्थायीपन लाने के लिए, और दूसरा मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है। दोस्तों, क्या आरबीआई 1 रुपये का नोट भी छापता है? तो जवाब होगा नहीं। 1 रुपये का नोट केवल वित्त मंत्रालय छापता है, और भारत में वित्त सचिव के साइन 1 रुपये के नोट पर होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम किसान संपदा योजना जो भारत में लाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, किसान दिवस भारत में कब होता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर किसान दिवस। एक चीज़ मैं और बता दूं, भारत में चौधरी चरण सिंह की जो समाधि है उसका नाम है किसान घाट। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। और भारत में किसान आयोग कब बना था? तो सन 2004 में किसान आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 25, क्या कहा गया क्वेश्चन संख्या 25 में? एफआरबीएम अधिनियम किस से संबंधित है? वह कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर एफआरबीएम अधिनियम लाया गया? तो एनके सिंह समिति की सिफारिश पर एफआरबीएम अधिनियम लाया गया। दोस्तों, ये अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम के द्वारा जो बैंकों के जो बजट है वो बजट संतुलन की बात की गई है। भारत में जो बजट लाया जाए वो संतुलित बजट हो। इस समिति की सिफारिश पर संतुलित बजट संतुलन की बात की गई है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये जो एफआरबीएम
अधिनियम है ये कब लाया गया था? तो दोस्तों 2003 में FRBM अधिनियम लाया गया था बजट प्रबंधन के लिए और संतुलित बजट के लिए। ठीक है दोस्तों, कौन समिति थी? NK सिंह समिति। बजट कौन सी भाषा का शब्द है? आपको बता चुके हैं, तो जवाब होगा फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के लिए भारत सरकार को सिफारिश करता है? दोस्तों मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो ये जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। दोस्तों ये आयोग 1965 में बना था। 1965 में इस आयोग की स्थापना की गई और भारत सरकार हर साल 23 फसलों के लिए MSP जारी करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। गन्ने के लिए क्या जारी किया जाता है? तो गन्ने के लिए FRP जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड यहाँ पे लिखा गया है, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को लोन देता है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लोन देने वाली संस्था है नाबार्ड। एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया, नीति आयोग। नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को और नीति आयोग भारत सरकार के लिए किसका काम करता है? एक थिंक टैंक का काम करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और नीति आयोग के CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का CEO परमेश्वरन अय्यर है, ये आप याद रखिएगा। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीता अध्यक्ष का संबंध था। सीता अध्यक्ष क्या होता था? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि का कर विभाग। देखो सीता भूमि किसे कहा जाता था, ये हमें कमेंट में बताना है कि उपजाऊ होती थी या बंजर होती थी, ये आपको बताना है। तो भूमि कर विभाग सीता अध्यक्ष कहलाता था। क्वेश्चन संख्या 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 28। क्वेश्चन संख्या 28 में कहा गया कश्मीर के इतिहास पर किस ग्रंथ में सजीव वर्णन मिलता है? तो दोस्तों कश्मीर का जो इतिहास लिखा गया है ये कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में लिखा गया है। राजतरंगिणी ये कल्हण ने लिखी और मूलतः ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये जो ग्रंथ है राजतरंगिणी ये किसका इतिहास बताता है? कश्मीर का इतिहास बताता है। राजतरंगिणी के बारे में एक बिंदु और याद रखें, इसमें कितने तरंग हैं? तो राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। दोस्तों यहाँ पर एक किताब है आपकी रेहला। रेहला नामक किताब किसने लिखी? इब्न बतूता ने। रेहला नामक किताब किसने लिखी है? इब्न बतूता। ये मोरक्को से भारत में आया था। उसके बाद में किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। अलबरूनी, किताब उल हिंद अलबरूनी। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे जो तुगलकनामा लिखी गई है, तुगलकनामा को लिखने वाला व्यक्ति है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इसने लिखी तुगलकनामा, अमीर खुसरो के बारे में। तो कश्मीर का इतिहास कौन से ग्रंथ में मिलता है? राजतरंगिणी। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। किसने लिखी थी? कल्हण ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों सिजदा और पैबोस जो प्रथा थी ये बलबन के दरबार में प्रचलित थी कि आप सिर झुकाते हुए आएंगे और बादशाह के पैरों को चूमेंगे। तो सिजदा और पैबोस व्यवस्था बलबन ने शुरू की थी। इल्तुतमिश, भारत में जो इक्ता प्रणाली है वो इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी, जिसमें पैसे नहीं दिए जाते थे बल्कि ज़मीन दी जाती थी सैनिकों को। दूसरा, एक चीज़ याद रखना, बलबन एक ऐसा शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने कोई बड़ा युद्ध अपने जीवन में नहीं लड़ा। इसका ये अपने आप को जिले इलाही कहता था, शैडो ऑफ गॉड, जिले इलाही। कौन सा शासक कहता था दिल्ली सल्तनत में? तो गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को जिले इलाही कहा है। अगला क्वेश्चन, उतबी कौन था? क्वेश्चन संख्या 30, उतबी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उतबी एक इतिहासकार था। उतबी एक इतिहासकार है और इसने एक किताब लिखी किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है किताब। किताब उल यामिनी किसने लिखी? तो उतबी ने। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। उतबी गजनबी, तो गजनबी की ही वीरता की कहानी, गजनबी के बारे में जो सारी चीज़ें लिखी हैं वो कौन सी किताब में लिखी गई? किताब उल यामिनी में लिखी गई हैं। क्वेश्चन संख्या 31 के बारे में चलिए, क्या है? शेरशाह के बारे में और आपको गलत कथन छांटना है। शेरशाह के बारे में गलत कथन। शेरशाह ने बिलग्राम, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, ये बिल्कुल सही है। और बिलग्राम का युद्ध ये 1540 में हुमायूं और शेरशाह ने लड़ा था।
शेरशाह ने भूमि उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, नहीं, शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। कहाँ पर? सासाराम, बिहार, रोहतास जिले में आता है ये। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाई, सेतु, सन की डंडी, सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा कथन है? ऑप्शन सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, ये सासाराम बिहार में है। और शेरशाह के बचपन का नाम है फरीद। बिहार के गवर्नर बाबर खान लोहानी ने इनको शेरशाह की उपाधि दी थी। भारत में जो राजस्व सुधार है वो सबसे इम्पोर्टेंट है शेरशाह। और शेरशाह के बारे में याद रखें, इसने जीटी रोड का निर्माण भी करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह की ही देन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 32। क्वेश्चन संख्या 32 क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 32 में इसमें कहा गया किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा आमुक्तमाल्यद लिखी गई है? दोस्तों जो आमुक्तमाल्यद ग्रंथ है ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया और कृष्णदेव राय प्रथम के द्वारा लिखा गया। तो 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। दोस्तों ये जो आमुक्तमाल्यद ग्रंथ है ये तेलुगु भाषा में मुख्यतः लिखा गया है और ये राजनीति का ग्रंथ है आमुक्तमाल्यद। कृष्णदेव राय, इन्हें आंध्र पितामह भी कहा जाता है। आंध्र पितामह किसे कहा गया? कृष्णदेव राय को कहा गया। तो आमुक्तमाल्यद, इसकी भाषा बहुत आती है एग्जाम में, तेलुगु भाषा में ये लिखी गई है। कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ये आप याद रखें। क्वेश्चन संख्या 33, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो सबसे ज़्यादा समय पर शासन किया वो था बहलोल लोदी। ऑप्शन ए सही है इसका, बहलोल लोदी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की समय सीमा क्या थी? 1206 से कब तक दिल्ली सल्तनत का समय है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। 1206 से कब तक दिल्ली सल्तनत की समय सीमा रही है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 34, कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है इसमें कौन सा पदार्थ आपको मिलेगा? 34 का सही जवाब ऑप्शन बी, प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें। प्रोटीन ही मेन है केंद्रक के भीतर। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट ये हमारी बॉडी में जो तुरंत ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है आपका। डीएनए बोले तो डीएनए देखें तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। फास्फोलिपिड, ये फास्फो मतलब फास्फोर और लिपिड मतलब क्या? बसा। तो ये फास्फोरस और बसा की परत होती है हमारी स्किन के ऊपर। लेकिन हमारा इसका सही जवाब होगा कि केंद्रक में प्रोटीन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर होती हैं? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण से ग्रेना नामक भाग में होती हैं, ग्रेना। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसकी समीकरण आप याद रखिएगा, 6CO2 प्लस 12H2O और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होगा। सूर्य का प्रकाश होके एक बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O जल बनता है और प्लस O2। तो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद माना जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कभी क्वेश्चन आए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो जल का ऑक्सीकरण होता है और उसके बाद में यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है और पौधे में जो क्लोरोफिल है उसमें जो हरा भाग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण है इसके केंद्र में जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके केंद्र में कौन सी धातु होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीशियम धातु होती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक चीज़ और याद रखें, प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा जबकि हरे प्रकाश में सबसे कम होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश पौधों को नहीं मिलता। तो आप याद रखें क्लोरोफिल में कौन सी धातु? मैग्नीशियम धातु। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल के ऑक्सीकरण से आती है। अगर आपसे पूछे कि कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम है तो लाल प्रकाश में, और कौन से में कम होती है? हरे प्रकाश में। अगले क्वेश्चन, हेलोफाइट्स क्या होते हैं? दोस्तों हेलोफाइट्स क्या है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी, ऐसे पौधे जो लवणीय मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। अच्छा कमेंट में लिख के बताइएगा जीरोफाइट
क्या होते हैं, और दूसरा आपको बताना है लिथोफाइट क्या होते हैं, लिथोफाइट क्या होते हैं, ये भी आपको कमेंट में लिख के बताना है। मेनली आप जीरोफाइट को बताइए, जीरोफाइट किन्हें कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 37, कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। एड्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है और इसका वायरस है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो एड्स जो होता है ये, इसके लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होगा। 37 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। PCR टेस्ट भी होता है, CD4 भी होता है, रीपा टेस्ट भी होता है और एलिजा टेस्ट भी होता है। दोस्तों एड्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो एलिजा होता है, और इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया कराई जाती है, एंटीजन में एंटीबॉडी की पारस्परिक क्रिया। और एलिजा में फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। आई रिपीट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। एलिजा परीक्षण एड्स के लिए। एड्स दिवस आप याद रखिएगा, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 38, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। किसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो O निगेटिव है इसे डोनर बताया जाता है, सर्वदाता, ये सबको ब्लड दे सकता है, जबकि AB पॉजिटिव को ग्राही माना गया है, सर्वग्राही AB पॉजिटिव और O निगेटिव डोनर होता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा, रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई है, लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 39, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से ट्रिपल एंटीजन कौन नहीं है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनिस, लेकिन पीलिया ट्रिपल एंटीजन में शामिल नहीं होता। पर्ट्यूसिस जो होता है ये काली खांसी होती है, टिटनिस इसे लोकजा भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि लोकजा किसका नाम है, टिटनिस का ही नाम है लोकजा। अगले क्वेश्चन संख्या 40, एल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम कण के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। तो दोस्तों जो एल्फा कण होते हैं इसके जो आवेश हैं वो 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। मतलब एल्फा कण पर कैसा आवेश होगा, तो एल्फा कण पर प्लस बी होता है, एल्फा कण पर कैसा आवेश, प्लस बी। तो आप याद रखिएगा एल्फा कण हीलियम परमाणु के अणु के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए न्यूटन के गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल F बराबर ma, और F बराबर ma का जो व्यंजक हमें मिलेगा वो न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। चलिए कमेंट में लिख के बताइएगा न्यूटन की किस किताब में न्यूटन के गति के नियम लिखे गए थे। न्यूटन की बुक का नाम बताना है, कौन सी बुक थी ये आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन कहता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होगी। तो ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर है इसलिए बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। दोस्तों समस्थानिक ऐसे तत्वों को कहा जाता है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, मतलब जिनका परमाणु क्रमांक समान है। तो पोलोनियम दुनिया में सबसे ज़्यादा समस्थानिकों वाला तत्व है, आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, क्वेश्चन संख्या 44, इसमें है हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हाइड्रोजन को जलाने पर पानी मिलेगा। कैसे, हाइड्रोजन किस में जलेगी, ऑक्सीजन में, तो क्या बन जाएगा H2O, तो पानी मिलता है। अगले क्वेश्चन संख्या 45, ग्रेफीन क्या होता है। दोस्तों ग्रेफीन क्या होता है, कार्बन का एक नैनो रूप ग्रेफीन होता है। चलिए एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, फुलरीन एक फुटबॉल की संरचना वाला एटम है, इसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, कितने परमाणुओं की संरचना फुलरीन बनाती है, यह हमें बताना है कमेंट में। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो रक्तदान दिवस ये हर साल 14 जून को होता है। 46 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 47, इनको सही सुमेलित करना है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र, तो भारत का प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र ये गांधीनगर गुजरात में है, ये सही है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में है, ये भी सही है। खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये मैसूर में है, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर, समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर। इसका सही जवाब हो जाएगा ये वाला। अगला है आपका 48, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है। पंचरात्र जो ग्रंथ है ये वैष्णव संप्रदाय संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 49, क्या कहा गया है,
एकमात्र भारतीय है जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बी रामकृष्णन। दोस्तों, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 में पहली बार दिया गया था। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी स्वरूप बनी है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो शिवांगी स्वरूप का संबंध बिहार से है। दोस्तों, बिहार भारत में सबसे ज़्यादा लीची उत्पन्न भी करता है और बिहार में सबसे ज़्यादा मशरूम का उत्पादन भी किया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस कब होता है? तो 22 मार्च 1912 को बिहार बना था, तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपको मज़ेदार लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहें ऐसे ही रोचक मॉक टेस्ट के लिए। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के इस मॉक टेस्ट को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।